कैरेक्टरिस्टिक है। तो ए और बी है, यानी कि इसका मतलब मैग्नीट्यूड के 4 और 5 होने का मतलब ये है कि ए की लेंथ 4 है, बी की लेंथ 5 है और एंगल इन दोनों के दरमियान 60 है। तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे इन दोनों वेक्टर्स का, ए और बी के, तो आपके पास वही कैलकुलेशन है, सिंपल वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर 10। हाँ जी बोले। तो डॉट प्रोडक्ट असल में स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है, दो वेक्टर्स को किसी एक वैल्यू में ले आता है, स्केलर प्रोडक्ट में ले आता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कमोटेटिव होता है, यानी कि ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, आपके पास आंसर सेम आएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसकी, हाँ जी, इसके बाद हमारे पास इसकी सेकंड जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी कि दो वेक्टर्स को ऐड करके एक, जैसे बी प्लस सी करें और उसके साथ ए प्रोडक्ट लें ए का स्केलर प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आएगा। इसी तरह बी प्लस सी करें पहले और उसके बाद प्रोडक्ट लें ए का, तो फिर बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इसके इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास क्या कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये इसी तरह के आपने लॉज यूनियन और इंटरसेक्शन में पढ़े हैं, तो ये स्केलर प्रोडक्ट में भी हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर और दूसरा उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि दोनों के दरमियान अगर 90 का एंगल है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। अगर आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आई जो है अगर हम टू डिमेंशन में है तो 1 0, जे जो होगा 0 1। अगर थ्री डिमेंशन में है तो आई जो होगा 1 0 0, जे होगा 0 1 0 और के होगा 0 0 1। ठीक है। आर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन आई डॉट जे भी 0 होगा, आई डॉट के भी 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा और आई डॉट आई 1 होगा, के डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 ही होगा। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, बस आप इसको थोड़ा सा रिकॉल करें। अगर आपके पास एक वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k और दूसरा वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, देन a डॉट b क्या होगा, a वन के a1 का b1 के साथ प्रोडक्ट, a2 का b2 के साथ प्रोडक्ट, a3 का b3 के साथ प्रोडक्ट। उन दोनों की इन सबके दरमियान एडिशन का साइन आएगा। इफ a एंड b आर नॉन जीरो वेक्टर्स फॉर विच a डॉट b इज इक्वल टू जीरो। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर्स होंगे। तो आपको कैसे पता चल सकता है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं, आप उनका डॉट प्रोडक्ट लें। अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हैं, अगर जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा, द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी फाउंड फ्रॉम। तो आप कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान आप एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और इन दोनों का प्रोडक्ट। उसी फार्मूले से निकाला है जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट वाला फार्मूला है, वहां से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, ये आ जाएगी। यहाँ से फिर आप कैलकुलेशन करने के बाद इनवर्स ले लेंगे cos का, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी। अच्छा, the projection L of B onto A can be found by taking the scalar product of B and a unit vector in the direction of A। अब किसी भी वेक्टर की आपने प्रोजेक्शन निकालनी है, वो फर्ज करें L है ऑन टू ए, किसी भी वेक्टर की किसी भी वेक्टर पे अगर आपने प्रोजेक्शन निकालनी है तो आप कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे या स्केलर प्रोडक्ट लेंगे उस वेक्टर का और अगले वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ आपने उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। और यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है, इसका फार्मूला आपको पता है किसी को? हाँ जी क्लास। वेक्टर मैग्नीट्यूड। मैम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर वेक्टर की हाँ जी मैग्नीट्यूड। बोले, वेक्टर वेक्टर ओवर इट्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। दोबारा बोले जरा। वेक्टर डिवाइडेड हाँ बाय जी, इट्स मैग्नीट्यूड। डिवाइडेड बाय वेक्टर हाँ मैग्नीट्यूड। वेक्टर को आप डिवाइडेड बाय हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर के साथ आपने बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएगी उस वेक्टर की। ठीक है। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर प्रोडक्ट की। उसके बाद आपके पास एग्जांपल है। हाँ, सपोज वी विश टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी
इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, हमने कंपोनेंट ऑफ यानी कि प्रोजेक्शन फाइंड करनी है किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। आ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज, अब यूनिट वेक्टर निकालना है आपने ए का, तो आप कैसे निकालेंगे, अभी आपने फार्मूला बोला है ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर होगा और ए का मैग्नीट्यूड लेंगे। अब ए जो वेक्टर है वो क्या है, आई माइनस जे प्लस के, वो वैसे ही आएगा। और ए का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे वो कैसे लोगे, हाँ जी कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड, पता है किसी को? कंपोनेंट्स हाँ का जी, स्क्वायर लेके सम करके स्क्वायर। हाँ जी, सम करके फिर उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चलें ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है उसी यूनिट वेक्टर के साथ। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास, सो द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी आपके पास एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन है 4। मैं आपको पढ़ती हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ, इसमें से अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछें। पॉइंट्स ए बी सी हैव कोऑर्डिनेट्स, ये आपके पास तीन पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ए सी हैज बीन फाउंड इन द प्रीवियस, ये बहरहाल आपके पास, ये आप फाइंड कर सकते हैं ए बी का और ए सी का डॉट प्रोडक्ट निकालें। फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी, कोई मुश्किल नहीं है, ए बी फाइंड करें, ए सी फाइंड करें, उनका डॉट प्रोडक्ट लें, उसके बाद आप cos थीटा के जरिए आप इसका एंगल निकाल सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। डिटरमाइन वेदर और नॉट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अब ये दो वेक्टर्स जो है आपने बताना है कि ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं। डॉट प्रोडक्ट लें, 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं है। एवेल्युएट पी डॉट आई वेयर पी जो है आपके पास ये है, हेंस फाइंड द एंगल दैट पी मेक्स विद द एक्स एक्सिस। अब ये आपने क्वेश्चन खुद करना है, यहाँ पे आपने पी डॉट आई निकालना है, पी दिया हुआ है, आई क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था आई की वैल्यू क्या होती है। अगर आप उसमें है, हाँ 100, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सिर्फ चले 10, हाँ 10 कर लें या 100 भी कर लें तब भी ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। हेंस फाइंड द एंगल दैट पी मेक्स विद द एक्स एक्सिस, फिर आपने ये एंगल भी फाइंड करना है जो आप एक्स एक्सिस के साथ ये बनाता है पी। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, जैसे भी अभी एग्जांपल किया बिल्कुल ये 4 क्वेश्चन वैसे ही करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी, सब से हो जाएगी, तो थोड़ी प्रैक्टिस के लिए ही आप सब कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं, कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। अब कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर्स इन आर एन। आर एन डिमेंशन यानी कि आर एन डिमेंशन है, एन डिमेंशन है, और यू और वी दो वेक्टर्स हैं। द कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट, वो क्या है, यू डॉट वी का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो लेस और इक्वल होगा यू का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यू, अब आपके सामने था कि अगर हमारे पास ए जो है वो A1 आई A2 प्लस A2 जे प्लस A3 के हो, और बी हमारे पास B1 आई बी प्लस B2 जे और प्लस B3 के हो, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 होता है। तो इस तरह अगर n वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, U1 V1 प्लस U2 V2 सोन प्लस UN VN होगा। इसी तरह अब आपको पता है मैग्नीट्यूड, अभी आपने खुद ही बताया फार्मूला क्या होता है, यू अगर आप यू का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और वो n वेक्टर्स हैं तो U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस सोन प्लस UN का स्क्वायर। इसी तरह अगला v का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस सोन प्लस V2 एंड VN का स्क्वायर। तो आप इस कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी इस असल में तो ये आपको याद रखनी है, u डॉट v का जो मैग्नीट्यूड है वो u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड से लेस और इक्वल होती है, या फिर आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। दिस इक्वेशन मेक श्योर दैट द वेक्टर्स एक्ट द वे वी ज्योमेट्रिकली एक्सपेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी नो डैट, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं u प्लस वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं, वो असल में क्या होता है, u प्लस वी के साथ डॉट प्रोडक्ट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, u डॉट यू प्लस वी डॉट यू प्लस u डॉट वी प्लस वी डॉट वी का आ जाएगा। तो फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको पता है u डॉट वी जो है वो v डॉट यू के इक्वल होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2u डॉट वी आ जाएगा। और ये u डॉट यू क्या होता है, असल में हमारे पास u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर v डॉट वी जो होता है वो भी v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2u डॉट वी। यूजिंग कॉशी-श्वार्ज़ वी हैव, अब अगर हम इसमें कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी लगाएं तो हमें ये पता है
कि u डॉट v का जो हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल होता है, वो लेस और इक्वल होता है u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड। तो ये कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी लगाई हुई है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी और यहाँ से u का मैग्नीट्यूड प्लस v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। So the Cauchy-Schwarz inequality tells us that u प्लस v का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो किससे लेस और इक्वल है, u का मैग्नीट्यूड प्लस v के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के। और अगर आप स्क्वायर भी हटा दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u प्लस v इज लेस और इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड प्लस v का मैग्नीट्यूड। हाँ जी, यहाँ तक आप इसको खुद देखें और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछें। लास्ट क्लियर है मैम? यस मैम। क्लियर है आपको? ये कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को यूज करके ये बता रहा है कि u प्लस v का जो स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, वो लेस और इक्वल है u के मैग्नीट्यूड प्लस v के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर को वहां से स्क्वायर काट देंगे तो असल में ये क्या है कि u प्लस v का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस और इक्वल है u का मैग्नीट्यूड प्लस v का मैग्नीट्यूड। In other words, the length of the sum of two vectors is no more than the sum of lengths of the vectors. तो जो सम ऑफ टू वेक्टर्स, लेंथ ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स होती है वो सम ऑफ लेंथ ऑफ द वेक्टर्स से ज़्यादा नहीं हो सकती, या उसके इक्वल होगी या उसके लेस होगी। As explained, if you believe that vectors in hundreds of dimensions act like the vectors you know, then the Cauchy-Schwarz inequality is consequence of the law of cosines. स्पेसिफिकली u डॉट v हमारे पास क्या होता है, u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड cos थीटा एंड cos थीटा जो है वो लेस और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान ही रहती है। इन केस यू आर nervous about using geometrical intuition in hundreds of dimension, here is a direct proof. First know that we have, अच्छा w डॉट w जो है अगर हम लें n वेक्टर्स में तो हमारे पास क्या आएगा, w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर प्लस ऑन wn का स्क्वायर, और वो क्या होगा हमारे पास, क्योंकि ये सबका स्क्वायर आ रहा है और हमारे पास ऐड हो रही हैं सारी टर्म्स, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर एनी w की कोई भी वैल्यू हो तो उसके लिए हमारे पास ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही रहेगा। u and v two new vectors which have the same length, namely vu and uv, we take the difference of these two vectors, uv का u के मैग्नीट्यूड v का और फिर माइनस v के मैग्नीट्यूड u का अगर आप डिफरेंट लें, so this is a vector which vanishes if u is a positive multiple of v. We compute the dot product of this vector with itself. अब आपने इसी वेक्टर का जो हमने लिया हुआ है इसका इसी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साथ में v डॉट v। फिर इसके बाद हम सारा ये लेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशंस आएंगी और यहाँ से आप देखें कि v डॉट v फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड u डॉट v वैसे ही, और फिर यहाँ से हमारे पास अच्छा हाँ, इसको भी जब ऐड कर ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये लास्ट वाली और फर्स्ट वाली दोनों जो है ना वो टर्म्स ऐड हो जाएंगी और ये भी हमारे पास क्या होगी, इनइक्वालिटी जो है ये हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ये इक्वेशन जो है ये वैल्यू जो है सॉरी ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगी, ये हमारे पास नेगेटिव नहीं आ सकती। अच्छा उसके बाद आप ये देखें कि इस टर्म को इक्वालिटी के इस तरफ ले गए हैं और इस टर्म को इधर ही रहने दी है, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 से कैंसिल होगा और इसके अलावा u डॉट v जो है रह जाएगा और ये एक u और v का जो मैग्नीट्यूड है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर सिर्फ एक दफ़ा रह जाएगा। अ सिमिलर आर्गुमेंट यूजिंग u का मैग्नीट्यूड v प्लस v का मैग्नीट्यूड u डॉट u का मैग्नीट्यूड v, और इसका अगर हम इसको भी यूज़ करें
तो तब भी हमारे पास यही इनक्वालिटी आ जाएगी। पहले आप देखें कि वी रीस्केल u and v टू न्यू वेक्टर विच हैव द सेम लेंथ। अच्छा, अब आप इसका मैग्नीट्यूड लेके u के साथ मल्टीप्लाई करें, v का मैग्नीट्यूड लेके u के साथ मल्टीप्लाई करें और u का मैग्नीट्यूड लेके v के साथ करें तो आंसर्स दोनों के सेम आते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ इसको लेके उनका डिफरेंस ले रहा है, फिर उन डिफरेंस को आपस में इसी डिफरेंस को डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ दोबारा ले रहा है। इस चीज को यूज करके कॉशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी उसने निकाली हुई है। तो यहाँ से ये किस्म का थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ है कॉशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी का, तो आप देख लें, यहाँ तक आप देखें, आपको अगर क्लियर होता है तो ठीक है, आगे चलते हैं। मैम आगे चलते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया सबको? जी मैम। ओके, उसके बाद है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, कि आप किसी भी वेक्टर का नॉर्म कैसे लिखते हैं। इन ऑर्डर टू डिफाइन हाउ क्लोज टू वेक्टर्स और टू मैट्रिसेस आर and in order to find the convergence of sequences of vectors or matrices we can use the notion of a norm। norm हम कहाँ पे यूज करते हैं कि हम ये देखेंगे कि टू वेक्टर्स जो हैं वो आपस में कितने क्लोज हैं, या टू मैट्रिसेस आपस में कितने क्लोज हैं, या फिर हमने देखना हो कि सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस वगैरह का चेक करना हो तो हम नॉर्म यूज करते हैं। हाँ, अब आप देखें, रिकॉल करें, आपको ये शायद मैंने बताया था पहले भी कि जो r प्लस है इसका मतलब ये है कि तमाम रियल नंबर्स हैं जो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये सेट वो है पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है। आल्सो रिकॉल दैट इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अब कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर ये c से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल c से डिनोट करते हैं, और z जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b विद a और b हमारे पास रियल नंबर है। देन z का अगर हम बार लें, ऊपर बार लें, तो वो जो आयोटा के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है, वो माइनस में चेंज हो जाता है। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं वही z का, वो क्या वही आपके पास है कि इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो है ये आपके पास थोड़ी सी है नंबर के z कॉम्प्लेक्स नंबर होते लिखते कैसे हैं, उसका बार कैसे लिया जाता है, कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, इसके अलावा z का मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है, वो इस तरह लिया जाता है। ये थोड़ा सा रिकॉल कर लें। उसके बाद अगला है डेफिनेशन, लेट E बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड K where K is either the field R of reals or the field C of complex numbers। हाँ जी, यहाँ पे आपको पता है कि वेक्टर स्पेस क्या होती है? पढ़ा है कहीं पे वेक्टर स्पेस के बारे में? जी मैम, लीनियर हाँ अलजेब्रा जी, में पढ़ा था। हाँ जी, लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा था वेक्टर स्पेस क्या होती है, और आपने ये भी पढ़ा होगा शायद फील्ड क्या होती है। यस मैम, वेक्टर हाँ जी, स्पेस तो कौन? पढ़ा है, इसकी 10 कंडीशन होती है जो सर्टिफाई हो लाजमी। हाँ जी, उसके अलावा फील्ड क्या होती है? फील्ड का मैम इसका तो सब कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं नहीं, पढ़ा भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं पढ़ा। नहीं, ये लफ्ज मेरे ख्याल में नहीं पढ़ा हमने। चले ठीक है, जहाँ पे आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा वहाँ पे आपने फील्ड भी कहीं ना कहीं लाजमी आया होगा, शायद आपने नहीं पढ़ा। तो आपने ये मुझे फील्ड का बताना है कि फील्ड की भी काफ़ी सारी कंडीशंस होती है वेक्टर स्पेस की तरह, तो वो कंडीशंस होती क्या हैं? ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। वेक्टर स्पेस की तरह फील्ड में भी कंडीशंस होती हैं काफ़ी सारी, वो कौन सी होती है वही आपने मुझे बतानी है। ठीक है, जी मैम। ओके। अब आपके पास ई कोई वेक्टर स्पेस है, मैम किसी भी क्वेश्चन दोबारा फील्ड। रिपीट कर दीजिएगा, आपने क्या पूछा है? मैंने ये पूछा कि वेक्टर स्पेस क्या होती है और फील्ड क्या होती है। तो आप लोगों ने कहा है कि वेक्टर स्पेस में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तकरीबन 10 के करीब, जो सेटिस्फाई अगर कोई करे वेक्टर तो फिर इसको वेक्टर स्पेस कहा जाता है। मैं ये पूछी थी कि फील्ड क्या होती है। ओके मैम। हाँ जी,
तो फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी हो सकती है। अ नॉर्म ऑन ई इज अ फंक्शन, एक फंक्शन होता है और उसको नोटेशन क्या है, डबल लाइंस होती हैं दोनों तरफ। किसी भी वेक्टर का जब हम नॉर्म लेते हैं तो उसके दोनों तरफ डबल लाइंस होंगी। ये अब आपने याद रखना है कि मैग्नीट्यूड में सिर्फ सिंगल लाइंस होंगी और जो नॉर्म है उसमें डबल लाइंस होंगी, ठीक है। और ये फंक्शन है। मैग्नीट्यूड हमारे पास स्केलर आता है, कोई कांस्टेंट आता है, लेकिन नॉर्म जो है हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर फंक्शन आएगा, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। तो आप ये देखें कि ये फंक्शन है कहाँ से, ई से आर में, वेक्टर स्पेस से कोई भी रियल नंबर है असाइनिंग अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। नॉर्म जो है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। यू का जो नॉर्म है टू एनी वेक्टर, कोई भी है वेक्टर जो हमने वेक्टर स्पेस से लिया है, एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू ई। अगर एक्स वाई जी कोई भी वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस ई से लिए हुए हैं तो उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आप एक्स का नॉर्म लेंगे वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा, और उस वक्त जीरो होगा जब एक्स खुद जीरो होगा। एक ये इसकी कंडीशन है। दूसरा ये है कि अगर कोई लैम्डा आपके पास स्केलर है और एक्स जो है आपके पास वेक्टर है, अगर आप उसका नॉर्म ले रहे हैं तो आप उस का जो है लैम्डा का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और एक्स का नॉर्म ले लेंगे। और x प्लस वाई का जो नॉर्म है वो लेस और इक्वल होता है x का नॉर्म प्लस y के नॉर्म के। तो ये इन प्रॉपर्टीज के नाम जो है वो क्या है, पॉजिटिविटी है, स्केलिंग है, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसका नाम है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। हम लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा? लैम्डा, हाँ जी, कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। यानी कि लैम्डा समझे फील्ड में से है ना, या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या हो सकता है कोई हमारे पास रियल नंबर हो, ठीक है। यस। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। लेट ई जो है फर्ज करते हैं हमारे पास रियल नंबर है, कोई वेक्टर स्पेस है जो आर है, और तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो नॉर्म है वो हमारे पास, समझे, वो जो किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म होगा वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक है। नॉर्म किसके इक्वल हो जाएगा, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हम फर्ज करें ई जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप क्या करेंगे, z जो है वो उसका अगर आप नॉर्म लेंगे तो उसका मतलब है कि वो z का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। अगर फर्ज करें आपके पास e जो है वो और n है, यानी कि एन डिमेंशनल है आपके पास स्पेस, तो और या सी भी वो जो है एन डिमेंशनल है, देयर आर 3 स्टैंडर्ड नॉर्म्स। तो फिर 3 स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं फॉर एवरी x1 x2 x3 सो ऑन xn, जो है वो अगर e में है, जैसे आप rn की एग्जांपल ले रहे हैं, वी हैव द वन नॉर्म x1 डिफाइंड सच एज, वो इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, x1 का मैग्नीट्यूड प्लस x2 का मैग्नीट्यूड सो ऑन प्लस xn का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसके अलावा आप और किस तरह डिफाइन कर सकते हैं दूसरा मैग्नीट्यूड, दूसरा नॉर्म आपको बता रहे हैं, 3 वेज हैं तो आपको 3 वेज बता रहे हैं किस तरह आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दूसरा जो है वो x का नॉर्म कैसे ले सकेंगे, x1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस x2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ऑन xn के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अच्छा, एंड द सुपर नॉर्म, अब ये जो 3 नॉर्म्स हैं ये वन नॉर्म कहलाता है, उसकी डेफिनेशन ये है। जो दूसरा मैंने आपको बताया ये यूक्लिडियन नॉर्म है, उसकी डेफिनेशन ये है। और एक है सुप नॉर्म यानी कि सुप्रीमियम नॉर्म, उसका कैसे हम करेंगे, एक्स इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, और इसका क्या है इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्स के नॉर्म जो नोटेशन है एक्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स आई, उसका मैग्नीट्यूड, और वो आई की वैल्यू क्या है 1 से n के दरमियान। यानी कि आप जितने भी वेक्टर्स पढ़े होंगे x1 x2 x3 सो ऑन xn, उसमें आपने उनका सबका मैग्नीट्यूड ले लेना है, और उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो आपके पास क्या होगा, सुप्रीमियम नॉर्म। मम्मा, जब यहाँ कोई बंदा यहाँ रहता है ना, यहाँ एक नाव आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है आप लोगों को? यस मैम। यानी कि अब एक दफा फिर सुन लें कि अगर हमारे पास सिर्फ कोई जो वेक्टर स्पेस है वो सिर्फ आर है, यानी कि रियल नंबर्स हैं, तब उस किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म होगा वो उसी वेक्टर की आपने क्या ले लेनी है, मैग्नीट्यूड ले लेनी है। इसी तरह अगर फर्ज करें
वेक्टर स्पेस हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने किसी उस वेक्टर का जो है उस वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में से आपने कोई वेक्टर उठाया है तो उसका जो नॉर्म होगा वो आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z, ठीक है, उसी नंबर का आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है। लेकिन अगर आपके पास फर्ज करें Rn है यानी कि एन डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है और Cn यानी कि जो एन डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तब आपने नॉर्म्स कैसे डिफाइन करनी है। वो ये है कि पहला जो फर्स्ट वन नॉर्म है वो इस तरह डिफाइन होगा, वन नॉर्म के x1 का मैग्नीट्यूड प्लस x2 का मैग्नीट्यूड प्लस xn का सोन प्लस xn का मैग्नीट्यूड। उसके बाद जो सेकंड नॉर्म है जिसको हम यूक्लिडियन नॉर्म भी कहते हैं वो क्या होगा, x1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस x2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सोन प्लस xn के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट भी। ये यूक्लिडियन नॉर्म है, ठीक है, नाम है इसका। कि आप अगर आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपने एन वेक्टर्स एन डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है रियल नंबर्स की, तो उसमें आपने यूक्लिडियन नॉर्म निकालना तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। वो कहते हैं वन नॉर्म निकालना तो आप जो पिछले वाला वो लगाएंगे, और कहते हैं सुप्रीमियम नॉर्म निकालना तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे एक्स इन्फिनिटी वाला, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अच्छा एलपी नॉर्म क्या होता है। एलपी नॉर्म भी एक डिफाइंड है फॉर्म, वो अभी आप देख लें कि एलपी नॉर्म क्या होता है। वो है कि इसकी नोटेशन क्या है, एक्स का नॉर्म और साथ में सबस्क्रिप्ट में पी लिखा हुआ है, वो क्या है x1 के मैग्नीट्यूड की पावर p प्लस x2 के मैग्नीट्यूड की पावर p तो ऑन प्लस xn की मैग्नीट्यूड की पावर p और फिर होल की पावर 1/p। ये किसके लिए है, जब p की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। तब आपने ये, अब आप देखें ये वो नॉर्म है जो सबके लिए यानी कि अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें तो वही 1 नॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यूक्लिडियन नॉर्म आ जाएगा, जब आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो वो 3 के साथ फार्मूला आएगा, ये फिर एलपी नॉर्म कहलाएगा, ठीक है। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है। क्लियर है मैम। ओके, उसके बाद है कि अगर 4p इज ग्रेटर देन 1 एंड 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1, द इनइक्वालिटी, जो ये इनइक्वालिटी है क्या, यू आई वी आई का समेशन जो है उसके मैग्नीट्यूड का जो समेशन है वो लेस और इक्वल होगा यू आई पी जो यू आई के मैग्नीट्यूड की पावर p है और उसके समेशन और उसकी होल पावर 1/p, और इसी तरह साथ में प्रोडक्ट है वी आई की मैग्नीट्यूड की पावर q और उसका समेशन और फिर वो 1/q। और ये जो है ये हमारे पास होल्डर्स इनइक्वालिटी कहलाती है। अगर हम यहाँ पे p की जगह 2 पुट कर दें, फॉर p इज इक्वल टू 2, इट इज द कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। p को अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें तो ये हमारे पास कौन सी कहलाएगी, यहाँ पे p को 2 पुट करना है या n को 2 पुट करना है, हाँ ये p को 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास कौन, हाँ जी मैम ये फॉर्मूला कब यूज होगा होल्डर्स वाला। ये होल्डर्स इनइक्वालिटी ये कब यूज होगा, ये जब हमारे पास कंडीशन ये होगी p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और 1/p प्लस 1/q जो है वो 1 के इक्वल हो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, एक मिनट जरा, मैम आज के दिन एक कॉपी आई थी। क्या मैं कह रही थी कि ये नॉर्म वाला खत्म कर लेते हैं क्योंकि आपने प्रूफ तो नहीं करने, प्रूफ तो बहुत छोटा सा है जो इनक्वालिटी का दिया हुआ है, बाकी बस प्रॉपर्टीज या आपने प्रॉपर्टीज को सिर्फ देखना है, उनको समझना है, प्रूफ तो उनके नहीं करने। मैम काफी है। नहीं बस ये थोड़ा सा रह गया, रुके मैं बता देती हूँ कितना रह गया है। मैम इनकी एग्जांपल करवाएंगे आप। एग्जाम्पल मैं नहीं करवा रही फिलहाल, मैं आपको यहीं तक दे रही हूँ, उसके बाद एक्सरसाइजेस मैं आपको कल दे दूंगी। ठीक, द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, हाँ जी मैम ये कहता है कि एग्जांपल दे दी तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती है इसकी। चले मैं आपको एग्जांपल्स भी, मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दे दूंगी, ठीक है। तो अब ये बस आप थोड़ी सी ये देख लें कि ये जो है द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ही होल्ड फॉर ऑल x बिलोंग टू Rn और
तो ये इनक्वालिटीज होल्ड करती हैं। आपने एक्स इन्फिनिटी एक्स नॉर्म इन्फिनिटी वाला बड़ा सुप्रीम नॉर्म वो लेस और इक्वल होगा एक्स नॉर्म 1, और ये भी लेस और इक्वल होगा एन एक्स इन्फिनिटी वाले नॉर्म से, ठीक है। इसके अलावा एक्स इन्फिनिटी वाला जो नॉर्म है वो x2 वाले नॉर्म एक्स जो यूक्लिडियन नॉर्म है उससे भी लेस होता है, और इसके अलावा ये वाला जो है वो लेस होता है अगर उसको n के साथ n के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे वो लेस हो जाएगा। इसी तरह x2 का जो नॉर्म है वो लेस और इक्वल होगा x1 के नॉर्म से, और x1 वाला जो नॉर्म है यानी कि जो 1 नॉर्म है वो लेस और इक्वल होगा x2 के नॉर्म को अगर हम यूक्लिडियन नॉर्म को n के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो है ना ये वाली, ये जरा आप करके देखिएगा, ये एग्जाम्पल से नहीं, इसको वैसे ही सॉल्व करके देखें कि ये आपसे सॉल्व होती हैं यानी प्रपोजिशंस, ये जो 3 मैंने अभी बोली हैं। क्लास जी मैम। हाँ जी, ये जो आपके पास 3 प्रपोजिशन सामने आई हुई हैं इनको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी, एग्जाम्पल्स के जरिए नहीं, वैसे ही, ठीक है। ठीक है मैम। इसको सॉल्व करें और फिर बताइएगा कि आपसे सॉल्व हो ही है या नहीं, वरना फिर मैं फिर आपको गाइड करूंगी। ओके मैम। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, जो आज मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स या एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, ठीक है। मैम कल वाले लेक्चर की वीडियो भी नहीं आई। हाँ, वो 2 बजे तक 3 बजे तक आपका अपलोड हो जाएगा, मैंने वो कर दिया उधर ऊपर सर यूट्यूब पे, वो जो सर वाला चैनल है ना मुंतजिम अब्बास वाला, उधर उस पे होगा, आप उसको सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ ना, उसी चैनल पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा लेक्चर, 3 बजे के करीब आ जाएगा लेक्चर। मैम इसकी स्लाइड अच्छा मैम चले आगे, हाँ कोई और क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो मैम ये स्लाइड भेज दीजिएगा। और अच्छा चले, ये मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ आपको, चलें ठीक है मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।